नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, हमारा जो एनसीईआरटी सार संग्रह चल रहा था ऑनलाइन रिवीजन फॉर्म में, तो इससे पहले हमने पॉलिटी खत्म कर दिया था। आज यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के लेक्चर। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में पहला लेक्चर रहने वाला है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम 7 से 8 लेक्चर यहाँ पे कवर करेंगे पूरे। ठीक है, वीडियो को अच्छे देखिए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी सीरीज है, ये लेटेस्ट बुक है जो अभी रिसेंट में आई हुई है। महेश वर्णमाल जी की 2024 का संस्करण है, पूरी अपडेटेड बुक है। मैं आपको एक एक लाइन करा रहा हूँ इसके, क्योंकि आगामी आपके एग्जाम होने वाले हैं, उनके काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में। पहला रहेगा हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, आपका एक अच्छा रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो होता है, उसको इतिहास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को यहाँ पे इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसी मानी जाती है? तो ये मानते हैं राजतरंगिणी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? इनको आहत सिक्के कहते हैं, जिसको हम पंचमार्क कॉइन भी कहते हैं। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिलिस्टिक्स कहा जाता है, जिसको हम मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? ये है स्टुअर्ट पिंगट की। इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला रहेगा, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ये किया है इंतुत का, इंतु। ठीक है, उत्कीर्ण लेखों के अनुसार अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख, क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी जिसको हम कहते हैं, वो कहा जाता है। किसके? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। अगला रहेगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है हाथीगुम्बा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अगला रहेगा, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? ठीक है, तो जो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास है, ये तैयार किया है V.A. स्मिथ के द्वारा। अब यहाँ पे हिस्ट्री को एक बार हम समझते हैं, हिस्ट्री को कैसे आप पढ़ेंगे। देखिए, हिस्ट्री जो है, इतिहास, ये 3 भागों में है। प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, या फिर ऐतिहासिक काल, जिसको हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब इनका टाइम पीरियड देखते हैं, क्योंकि यहाँ से आप इतिहास को समझेंगे बारीकी से। मानव उत्पत्ति से लेके 3000 ईसा पूर्व तक को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। 3000 ईस्वी से पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक हम क्या कहते हैं? प्रो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। साथ में 600 ईस्वी पूर्व से लेके आगे तक जो है, ये इसको हम कहते हैं पुरातात्विक एवं सामासिक, दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो तीनों को समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। यहाँ पे क्या होगा? खाली हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य है, यहाँ पे हमको स्क्रिप्ट वगैरह कोई मिली नहीं है लिखा हुआ। ठीक है, आध्यात्मिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु अपठनीय है, मतलब लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं, पर उनकी भाषा इतनी अलग है कि हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, साथ में पुरातात्विक तो बता ही दिया मैंने। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक और साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य यहाँ पे हमको उपलब्ध होते हैं, जिसको हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, और पुरातात्विक स्रोत भी हमारे पास है। ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे धोलावीरा हो गया, इन चीज़ों में अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्हीं को से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? पहला आपका धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण जो होते हैं। आपने देखा होगा रिहाला वगैरह की जो पुस्तक वगैरह है, इंडिका पुस्तक है। ठीक है, इन बुकों को भी हम देखते हैं, इसलिए उसको विदेशी विवरण हम देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ये पढ़ा था आपका जेम्स प्रिसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। ठीक है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण देवव्यापन व्यास को। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, महर्षि कृष्ण देवव्यापन व्यास, वेद व्यास के बारे में। इनके द्वारा प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन का इनको माना जाता है। ठीक है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? ये थे वैश्वत मनु। अगला है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? देखिए, इसे याद करने का ट्रिक है, क्योंकि उत्तराखंड में बात करो, उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में, तो उत्तराखंड में जो PCS का एग्जाम होता है, उत्तराखंड PCS या फिर UK SSSC, वहाँ पे ये क्वेश्चन 12 पूछा जाता है। तो ऐसे याद रखो, वायु क्या होती है? गुप्त होती है ना, आपको दिखती नहीं है, तो गुप्त वंश से रिलेटेड है। ऐसे आप इसको ट्रिकली याद कर सकते हैं।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? ये मिलती है मौर्य वंश की रिलेटेड। ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है कल्पसूत्र से। किससे हुआ है? कल्पसूत्र से। अब एक इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हमेशा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है इस बुक की। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। इसको याद रखना आप, अगर पूछेगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो संस्कृति जो आपका कल्चर मिनिस्ट्री है, संस्कृति मंत्रालय, इसके अंतर्गत ये कार्य यहाँ पे करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो यह आपका आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो यह आपका मौर्य वंश से। जैसे हमने अभी गुप्त वंश से रिलेटेड क्या पढ़ा, हमने वायु पुराण पढ़ा, वैसे विष्णु पुराण पूछेगा तो मौर्य वंश से रिलेटेड है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, जो खरोष्ठी लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। नारद स्मृति में से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है गुप्त वंश के रिलेटेड जानकारी हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है मानी जाती है? मनु स्मृति यहाँ पे मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? ये मनु स्मृति को कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? देखिए आपने देखा होगा, पुरुष जो स्त्री होती है उसको पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। ठीक है, स्त्री को, तो ये आपका सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वालायन गृहसूत्र से में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इनका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया। ठीक है, हो गए हैं और भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का जो अध्ययन होता है उसको हम पुरालेख विद्या से रिलेटेड कहा जाते हैं। पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे कहा माना जाता है? ये माना जाता है आपका डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस भाषा से संबंधित है? तो रेहाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, रेहाला किसने लिखी है? तो इब्न बतूता ने लिखी है, इसमें उसने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। हिंसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, और ये हिंसांग भारत में कब आया था? हर्ष के टाइम पे आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर्ष के टाइम पे आया था, हर्ष। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंस लिए है, ध्यान देना। प्रमुख अभिलेख व शासक दिए हुए हैं। अभिलेख से रिलेटेड और शासक एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, हाथीकुंबा अभिलेख किसका है? किस शासक का है? ये है कलिंग नरेश खारवेल का। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, कहाँ पे? आपका गुजरात में है ये। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन का है, यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख है आपका स्कंदगुप्त का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? शंगु वंश की जानकारी मिलती है, शंगु काल की। हिंसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? ठीक है, तो हिंसांग ने किया है सीयूकी में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की है? ये की है अलबरूनी ने। क्वेश्चन पूछेगा अलबरूनी की लिखी किताब कौन सी है? तो किताब उल हिंद है, या पूछेगा किताब उल हिंद किसकी है? तो अलबरूनी की है। ठीक है, मोरक्को। ठीक है, अब इब्न बतूता कहाँ से था? एक का मोरक्को से था। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया? इब्न बतूता को। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की यात्रा का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश के इतिहास का पता यहाँ पे चलता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, चीनी लेखक जो थे उनका वर्णन दिया हुआ है। देखिए पहले था लेखक फाहियान, जो समय था इसका 399 से लेकर 414 ईस्वी तक। रचनाएं जो हैं भारत दशा का विवरण इनने किया था, और यात्री विवरण इनका है। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्तकाल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देवनिर्मित बताया। दूसरे थे हिंसांग आए थे 626 से लेकर इनका समय था 645। सीयूकी पाँच संसार के लेखन को माना जाता है। हिंसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इससे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि,
नीति का पंडित कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को यहाँ पे कहा जाता है। क्लियर है। अगले हैं इसिंग 673 से लेकर 675 ईस्वी तक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुकों की आत्मकथाएं, उनकी रचनाएं हैं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे पढ़ाई की गई थी। ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख। अब इंपॉर्टेंट है, जो एरन एडिक्ट है उसमें हमको मिलता है। ठीक है, इसके प्राप्त मिलता है हमको। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, सेकंड आता है पाषाण काल। अब इसको देखेंगे। देखिए पाषाण काल जिसको हम स्टोन एज कहते हैं, पाषाण मतलब जो पत्थरों का मतलब काल था। ठीक है। पहला है आपका पुराण पाषाण काल जिसको प्रेहिस्टोरिक एज कहते हैं, दूसरा है मध्य पाषाण काल जिसको हम मेसोलिक एज कहते हैं, और तीसरा है नव पाषाण काल जिसको हम न्योलिथिक एज कहते हैं। अब इनका टाइम देख लेते हैं। जो पुरान पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल 26 लाख से लेके 9000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद है मध्य पाषाण काल 9000 ईस्वी से लेके 4000 ईस्वी पूर्व तक। फिर आता है नव पाषाण काल जो आता है हमारा 4000 ईस्वी पूर्व से लेके 2500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। अब देखिए निम्न पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल का इसे है। चलिए आगे देखते हैं। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है, पुराण पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, ये करते थे स्टोन का। देखिए आपने पहले पुराने देखे होंगे, अगर कहीं आप म्यूजियम वगैरह में गए हैं तो जो भी मतलब चीज़ें बनती थी वो पत्थरों की बनती थी, नुकीले करके पत्थरों को चीज़ें हथियार टाइप बनाए जाते थे। ठीक है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो ये था आपका जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदस्य प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था, यह जाता था आपका पिथेक्रिस्तोफन्स के रूप में। ठीक है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये मिले हैं हथनोड़ा जो कि आपका नर्मदा घाटी से है। ठीक है, नर्मदा घाटी में है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं, ये हुए आपके मेहरगढ़ से। आगे हम देखेंगे कि करके ये चीज़ें कहाँ पे क्या मिली है चीज़ें। ठीक है। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्तर से प्राप्त हुआ है, तो ये मिला है कालीबंगा से। ठीक है। आगे देखेंगे बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की हुई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुआ आपके मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था यहाँ पे। प्रस्तर युग या फिर स्टोन एज के, ठीक है, पत्थर युग हो जाएगा। लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था, तो ये कुत्ता था। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार एग्जाम में। पहले पूछेगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का किया था। साथ में पूछेगा सबसे जो घरेलू पशु था कौन सा था, वहाँ पर कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है, तो ये माना जाता है मध्य पाषाण काल में। कहाँ पे माना जाता है, मध्य पाषाण काल में। इसको याद रखना आप। टाइम पीरियड 9000 ईस्वी पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। चलिए मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये आपके आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ की गई थी, ये भी आपके नवपाषाण काल में की गई थी, जो कि आपका 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज जौ था। अब देखिए प्रथम अगर पूछेगा प्रयोग किसका, क्या तांबे का किया। उसके बाद मतलब पालतू क्या था, कुत्ता था। और सबसे पहले अनाज जो यूज किया वो जौ किया, बार्ले। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ताम्र पाषाण युग, जिसको हम कॉपर एज भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए ताम्र पाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं एक बार हम। स्थल दिए हुए हैं, राज्य दिया हुआ है, साथ में प्राप्त साक्ष्य क्या क्या साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं वो दिए हुए हैं। इमाम पहला है इनाम गांव जो कि आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ से क्या मिला है, कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। फिर आता है दाइमाबाद। दाइमाबाद है आपका महाराष्ट्र में, जहाँ से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल, इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृत भाट का प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं। और नवाटोली भी कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। ठीक है। नेवासा महाराष्ट्र में पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं। अगला है आपका ताम्रवती जो है आपका राजस्थान में। यहाँ से प्राप्त काले मृत भाट सफ़ेद रेखिक चित्रों से सजे हैं।
अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लंबाक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुराण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका, ये कहाँ पे आपकी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो पूछेगा भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है, तो शिलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पाषाण काल के युग के। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? ये मिले हैं नवपाषाण काल में। पेबल उपकरण, पेबल टूल संबंधित है, उपकरण जो आपके टूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके निम्न पुराण पाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो यह है आपकी आहार संस्कृति। माइकोलिथिक औजार संबंधित है, यह है मध्य पाषाण काल से। बैलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? यह है निम्न पुराण पाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक, हंटर और खाद्य संग्रह, फूड ग्रेटर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में लोगों को कहाँ पे कैसे दफनाया जाता? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। ठीक है, चलिए ये हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र से मिले हुए हैं। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? यह एक है मददहा और सराय नहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये हुआ उच्च पुराण पाषाण काल में हुआ था। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए हैं? ये हुए मध्य पुराण पाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो ये सीखा नवपाषाण काल में। ठीक है, तो जब आपने देखा था जब आग लगी, एकदम से पत्थर टकराए आपस में, चिंगारी निकली, तो वहाँ पे माना जाता है कि वो नवपाषाण काल में ही क्या हुआ, अग्नि का उपयोग यहाँ पे माना जाता है। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? ये मिलता है शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए आपके मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हड्डियों से भी क्या कहते हैं, उपकरण यहाँ पे बनाए जाते थे। ठीक है, गौरिक मृदभांड प्राप्त पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ आपका हस्तिनापुर से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चंदुदहो, सुत्कागोडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान। ये जो आप कोटदीजी है वर्तमान में कहाँ आपका, ये पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चंदुदहो, सुत्कागोडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नवपाषाणकालीन स्थल देख लेते हैं एक बार हम, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए पहला बुर्जहोम पूछेगा, बुर्जहोम कहाँ? कश्मीर में है। यहाँ क्या मिला है? कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब पहले भी जैसे अभी देखा है तो कुत्ते को बहुत लोग पालते हैं, ठीक है, घर में, तो बहुत लगाव भी हो जाता है उनसे। उसी क्रम में यहाँ पर भी पहले भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं, क्योंकि इनके साथ दफनाने के भी यहाँ पे साक्ष्य यहाँ पे मिले हुए हैं। गुफकराल जो कि कश्मीर में है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धुआर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा, जो सिलबट्टा होता है आपने देखा होगा, ठीक है, वो हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो कि आपका पाकिस्तान में है, गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हुए हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिले हुए हैं और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। मददहा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैचिंग फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 नाम दे देगा और बोलेगा कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है बताइए करके, तो इसे ध्यान देना आप लोग। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती के व पशुबाड़ा भी यहाँ से मिला हुआ है। कहाँ से? मदहदा से मिला है। ठीक है, कोल्हिलवा से मिला है, उत्तर प्रदेश में है। ये भी धान की खेती के प्रमाण मिले हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन सब साक्ष्य, मतलब भारत में ही नहीं, अगर विश्व की हम बात करेंगे तो धान की खेती के जो प्रमाण मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, संगनकल्लू ये आपका कर्नाटका में है। राग के टीले प्राप्त हुए यहाँ से, जो वेल्लारी जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? कर्नाटका का वेल्लारी जिला है, वहाँ पे राग के टीले मिले हुए हैं। पिकलिहल जो कि कर्नाटका में है, राग के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चोपानीमाडो ये यहाँ उत्तर प्रदेश में है, ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ
ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्तनिर्मित मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सारूतारू जो कि असम में है आपका। गुवाहाटी के समीप उत्खनन में आदिम कुल्हाड़ियाँ व चिन्हित मृदभांड मिले हुए हैं। चिरांद जो कि आपका बिहार में है। हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है, मतलब हिरणों मतलब शिकार करते होंगे, ठीक है, उस टाइम पे लोग। साथ में दाऊजली जो कि आसाम में है, यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक और, नवटाटोली नामक ताम्रपाषाणिक स्तर का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नवाटोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर अब यहाँ से हमारा शुरू होता है हड़प्पा सभ्यता। एग्जाम में आपने हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो यह आपका 2500 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक माना जाता है। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है तो यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की है तो ये एक आपकी भावचित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिकल है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा आपका हड़प्पा सभ्यता की लिए स्क्रिप्ट कैसी है, पिक्टोग्राफिकल है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है तो पुरातात्विक खुदाई है, अभी आपने देखा होगा, तो अभी भी खुदाई चलती रहती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किस संबंधित है तो यह आपका प्रो हिस्टोरिक एज से रिलेटेड मानी जाती है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व जो आर्य थे, आर्य से पहले से काल से भी यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, यहाँ पे देखा होगा मंदिरों में। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता को इसको किस नाम से जाना जाता है, और तो यह आपका कांस्य युगीन सभ्यता क्यों माना जाता है, क्योंकि तांबे में टीन मिला के इन्हें कांस्य तैयार किया था, इसलिए कांस्य से कांस्य हो गया, ठीक है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पे है, ये आपके सौराष्ट्र में है, और सौराष्ट्र का है गुजरात में है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, उत्तराखंड के प्रोस्पेक्ट में बात करूँ तो जैसे गढ़वाल और कुमाऊँ है, वैसे ही गुजरात के अंदर का आप जाएंगे तो एक रीजन सौराष्ट्र का पड़ता है, एक कच्छ का पड़ता है, एक गुजरात का, 3 रीजन पड़ जाते हैं, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीनों में घिरे थे तो ये आपका कालीबंगन है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी तो सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है तो अभी तक लोहे के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे तो मातृ देवी की पूजा इनके द्वारा यहाँ पे की जाती थी। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो आपने देखा हो घग्गर रिवर कहाँ निकलती है तो घग्गर रिवर आपका हरियाणा में बहती है, ठीक है। तो उसके आसपास इसके मतलब उसके हमको यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है तो धौलावीरा आपका गुजरात में है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट ऑफ जो सिंधु सभ्यता के हमें सोर्स मिलते हैं वो पाकिस्तान में मिलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान में मिलते हैं, क्योंकि अभी तो 47 में आज़ाद हो रहा भारत, पहले तो पूरा एक ही एरिया था और इतने साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो साथ में गुजरात भी उसी के हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो पाकिस्तान में मिलते हैं, फिर हमें वो गुजरात में मिलते हैं, फिर राजस्थान के आसपास मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है, ये आपका वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है तो ये आपकी ब्राह्मणी लिपि है। विश्व के सबसे पहले कपास की खेती की आरंभ कहाँ प्राप्त हुई है मानी जाती है, ये भी आपके भारत में मानी जाती है, ठीक है। सैदा सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। जैसे जिस प्रकार यहाँ पे आपकी सभ्यता के ऊपर आपने देखा है कि हड़प्पा सभ्यता थी जो कि आपके सिंधु नदी के आसपास है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दिया, क्योंकि सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, ठीक है। इंडस रिवर जो आपकी सिंधु नदी है, उसी क्रम में जो मिस्र की सभ्यता है, ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता जो है वो आपकी नील नदी के आसपास मानी जाती है, क्योंकि ये आपकी इजिप्ट के आसपास, इजिप्ट आपने नाम सुना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है, ये हुई आपकी कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता और
जो सिंधु घाटी सभ्यता थी गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। देखिए हमें जो एविडेंस मिलते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमको कहा जाता है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो इस साथ में जो आपकी आर्य सभ्यता थी वो क्या थी आपकी, वो एक कृषि पर आधारित आश्रित सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था, तो मृत भाट थे। हेलो यार, वो भेज ही नहीं रहे हैं यार, उसको बोला तो था उस दिन। ठीक है, बोलता हूँ। ठीक। भारत में किस प्रकार के मृतभार द्वितीय नगरीकरण से प्राप्त किए गए हैं? उत्तरी काले पालीकृत परिभाषा, नॉर्दर्न बैंक पॉलिश्ड वेयर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? ये मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग हुआ है? ये हुआ है आपका सेल घड़ी का प्रयोग बने हुआ है। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा की सीमा देखी गई है। अगर आप भारत के पश्चिम में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप में भारत का नक्शा बताता हूँ, इस टाइप से देखना आप लोग। ठीक है, ये आपका हो गया, भारत का नक्शा हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो आपका मांडा है वो आपको जम्मू कश्मीर में है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आलमगीर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद दैमताबाद ये आपका महाराष्ट्र में मिलता है, और सुत्कागोडर जो है आपका ये पाकिस्तान है, बलूचिस्तान वाला ये वाला रीजन जो है। ठीक है, तो इस टाइप से इस एरिया में यहाँ पे हड़प्पा मानी जाती है, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके साक्ष्य आपको साउथ में नहीं मिलेंगे, ईस्टर्न साइड में कहीं नहीं मिलेंगे, इसी बीच में मिलेंगे यहीं पे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि हड़प्पन कालीन स्तर यहाँ पे दिए हुए हैं उनके। अब किसने खोज की थी, क्या क्या साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये क्वेश्चन आपने देखे एग्जाम में। पहला है हड़प्पा, ठीक है, जो कि आपका पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता कौन कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वर्ष। 1921 में इसकी खुदाई हुई थी, और नावी नदी के तट पे है हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे अन्य भंडार मिले हुए हैं, कांसे से निर्मित खिलौने वाली गाड़ी मिली हुई है, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली हुई है, गरुड़ चित्रित मृदा मिली हुई है, मछुआरे का चित्र मिला हुआ है। क्योंकि आप देखिए मछुआरे, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पे इंडस वैली वगैरह रावी नदी थी, तो क्या पता वहाँ पे मछली वगैरह होती, मछली को पकड़ते होंगे ये लोग। संत का बैल मिला हुआ है, और कांस्य दर्पण यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, फिर आता है मोहनजोदड़ो, जो कि है लड़काना जिला। ये लड़काना जिला यहाँ पर पाकिस्तान में पड़ता है आपका। अब ये इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी के द्वारा और मार्टियर वीरा के द्वारा। 1922 में इसकी खोज हुई। और ये है आपकी क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के तट पे थी, तो सिंधु नदी के तट पे। विशाल स्नानागार यहाँ से मिला हुआ है, पुरोहितों का आवास मिला हुआ है, महाविद्यालय यहाँ से मिला हुआ है, 16 मकानों का बैरक है, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक सरंगी पशुओं वाली मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। फिर आता है लोथल कहाँ पे? अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, और 1952 और 62 के आसपास। और नदी कौन सी? भोगवा रिवर। अब क्वेश्चन पूछता है कि भोगवा रिवर कहाँ पे है, तो ये अहमदाबाद गुजरात में लोथल के किनारे। ठीक है, तो यहाँ से गोदीवाड़ा मिला हुआ है, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे से दो मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृमूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, और चालाक लोमड़ी का चित्र यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, फिर आता है हम चंद्रोह, जो कि आपका सिंध पाकिस्तान में है। अर्नेस्ट मैके व NG मंजूदार ने खोज की थी 1931 में, सिंधु नदी के तट पे है। मन के बनाने का कारखाना यहाँ से मिला हुआ है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हुए हैं। लिपस्टिक मिली हुई है, क्योंकि उस टाइम पे क्या पता हरिप्रसाद बिहार के लोग लिपस्टिक का यूज करते होंगे। कांस्य गाड़ी मिली हुई है। वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुर्दा, कागज, पाउडर प्राप्त यहाँ से हुए हैं। ठीक है, मतलब देखिए लिपस्टिक भी मिला है और यहाँ पे पाउडर भी मिला हुआ है। ठीक है, मेकअप के सामान उस टाइम पे मिलते होंगे उनके साथ। ठीक है, अगला है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। अमलानंद घोष
ब्रजवासी लाल एवं वीके थापर के द्वारा यहाँ पे किया गया था। 1953 और 60 में खोज की गई। घग्गर रिवर के किनारे पे है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता के जो कहते हैं कि उसका विनाश कैसे हुआ, तो बहुत से जो हिस्टोरिकल है वो क्या कहते हैं कि भूकंप भी वहाँ पे आया होगा या आपदा आई होगी, इस टाइप से कहते हैं। ठीक है। अग्नि हवन यहाँ से मिला हुआ है। कुंड, अलंकृत ईंट मिले हुए हैं, चूड़ियाँ मिली हुई हैं। संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्षी मिले हुए हैं और लकड़ी की नाली भी यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है। अगला आता है आपका राखी गढ़ी, जो कि हिसार राजस्थान में है, हिसार हरियाणा में है। सूरजभान के द्वारा खोज की गई 1969 में। घग्गर रिवर के किनारे पे ताम्र उपकरण यहाँ से मिले हुए हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा भी यहाँ से मिली हुई है। ठीक है। फिर आता है कोट दीजी, जो कि आपका खैरपुर पाकिस्तान में है। धुर्रे एवं फजर के द्वारा की गई 1935-55 में, सिंधु नदी के किनारे पे है। यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे यहाँ से मिले हुए हैं। फिर आता है बनवाली, जो कि आपका हिसार हरियाणा में है। RS बिष्ट ने यहाँ पे खोज की थी। इनका नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट, पूरा नाम है। 1973 में खोज हुई। सरस्वती नदी के किनारे पे मिट्टी का हल, खिलौने मिले हुए हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। जौ के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हुए हैं। फिर आता है रोपड़, जो कि रूपनगर पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की 1955 में। सतलज नदी के किनारे पे तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली हुई है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। और ये हमने कहाँ देखे थे? जम्मू कश्मीर में भी देखे थे। ठीक है। रंगपुर, जो कि काठियावाड़ गुजरात में है। SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई 1954 में। भादर नदी के किनारे पर ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी यहाँ से मिली हुई है। फिर आता है आलमगीरपुर, जो कि आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की 1958 में। हिंडन नदी के किनारे पे यहाँ से मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला आता है सुतका कोडोर, जो कि आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ऑरेंज स्टपाइन और जॉर्ज डेस्ले ने यहाँ खोज की 1927 में, 1962 में। दासक रिवर थी किनारे पे 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान व अवशिष्ट थी। मानव अस्थि राख से भरा बर्तन मिला हुआ है, जो कि अभी हम आप देखा है जो अस्थि वगैरह ले जाते हैं। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है और बंदरगाह भी यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है। फिर आता है मांडा, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। जगपति जोशी के द्वारा खोज की गई 1982 में। चेनाब नदी के किनारे पे चर्ट यहाँ से मिला हुआ है। ब्लेड मिली हुई है। हड्डी निर्मित बाराण मिले हुए हैं। मोहरों के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। क्लियर है। फिर आता है सुतका को मिला हुआ है बलूचिस्तान। जॉर्ज डेस्ले ने खोज की 1962 में। सादीकोट रिवर, 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। फिर आता है आपका सुरकोट डोडाहा, जो कि गुजरात में है। जगपति जोशी 1964। सरस्वती नदी के किनारे पे कलश, समाधान, घोड़े की हड्डियाँ और तराजू का पलड़ा यहाँ से मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन वस्तु विनिमय प्रणाली, जो आपके बार्टर सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसके यहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा प्राचीन भारत के 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका वैदिक संस्कृति से लेके होगा। ठीक है। जिसको हम पूरा कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है। आप प्लेलिस्ट में आकर इन वीडियो को देख सकते हैं। साथ में उत्तराखंड की भी परीक्षावाड़ी की भी इस टाइप से मैंने करा रखे हैं पूरे क्वेश्चन, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और उत्तराखंडी लोगों के लिए क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने। साथ में पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। पूरा चैप्टर 3-4 घंटे में पूरा जो सब्जेक्ट होता है कवर करवा दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म रिवीजन के फॉर्म पे। और साथ में आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जो ये बुक है, बुक की PDF मैंने डाल दी है, आप वहाँ पे जाके भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।